अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, क्लास 8। हमने इससे पहले जो स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था ग्राफिकल एनालिसिस तक। ग्राफिकल एनालिसिस तक हमने स्टडी किया। उसके बाद मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो हम फिलहाल उसको टच नहीं कर रहे। वो हम इंशाल्लाह जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्कूल के अंदर उसमें रेगुलरली हम उसको देखेंगे, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। तो उसमें क्वेश्चन भी हो सकते हैं और वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको फिर उसके जो है वो करस्पॉन्डिंग में देख लूँगा कि आपको कौन से क्वेश्चन है और उसके जो है वो आपकी कैसे उसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझाना है। तो वो वहाँ पे हम देखेंगे रेगुलरली जो क्लासेस हो रही हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़े से टाइम टेकिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे वो मैं नहीं उसको टच करूँगा। वो भी इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में। वो आपको एज अ जो है वो हिंट में आपको दूंगा, या उसको असाइनमेंट के तौर पर कैसे वो करना है वो हम इंशाल्लाह जो है डिस्कस करके डिसाइड कर लेंगे। अगर मैंने करवाने हैं सारे तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो मैं करवा दूंगा। तो बाकी उसकी रिकॉर्डिंग फिर साथ करके उसको फिर हम अपलोड कर लेंगे वहाँ पे जो क्लास हो रही होगी उसके साथ ही। तो अब हम जो है वो देखते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बेसिकली हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल मूव कर रहे होते हैं। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है कि उनके ऊपर सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही होती। वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड द अर्थ। उनके ऊपर जो है वो हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, या एक्सटर्नल फोर्स कोई भी जो दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो बंद हो जाती है अप्लाई होना, और वो अपनी मर्जी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। जब वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो उस टाइम के ऊपर उस मोशन के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो उनकी मोशन इफेक्ट होगी, या उनका एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो हमने देखना है। इसका स्टार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे देखें तो आपका नज़र आ रहा होगा ये ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। आपने ये वाला जो है वो यहाँ से देखें, जिसको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस टू ग्राउंड। इसमें वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आया जब बॉडी सेम हाइट से उनको फॉल करवाया जाता है, सेम हाइट से जब वो फॉल होती हैं तो उनको ऑब्जर्व करें उनकी मोशन को, आया कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मीन्स एक जैसी रहती है, चेंज नहीं होती जब तक वो ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंच जाते, या जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने जाके गिरना है, जिसको टच करना है, वहां तक अगर नहीं पहुंच जाते तब तक उनकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आया कि वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कि सेम रहेगी। फर्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट था या ये जो चीज़ थी वो नोटिस की किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस that all the freely falling objects have same acceleration independent of their mass। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन किसने की? एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की कि जब हम डिफरेंट मैसेस की ऑब्जेक्ट्स को, एक ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है, एक का मैस कम है, एक का बहुत ज़्यादा है, एक का थोड़ा कम है, तो जब दो डिफरेंट मैसेस वाले ऑब्जेक्ट्स को हम सेम हाइट से, सेम पॉइंट से ड्रॉप करते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर सेम टाइम पे आके जो है वो टच करते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है उनका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है, बेशक उनका मैस डिफरेंट हो। तो इसकी रीज़न क्या है कि वो सेम हाइट से ड्रॉप होने वाली ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस डिफरेंट है वो सेम टाइम के ऊपर आके टच करती हैं ज़मीन को। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिंपल एक रीज़न है कि उनका कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। और वो एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन उनका
जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. The acceleration of freely falling body is called gravitational acceleration and it is denoted by g. फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किए, गैलीलियो ने, उन्होंने डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको ड्रॉप किया, डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा. वहाँ से उन्होंने उसको ड्रॉप किया. ये जो आपको नज़र आ रहा है साथ पे साइड पे थोड़ी सी टेढ़ी सी जो आपको ऑब्जेक्ट सॉरी टावर नज़र आ रहा है, ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा है. इसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट लिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली उसको चेक किया कि आया कि जो ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली भी इसी तरह है या हर ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही है, या मुझे लग रहा है कि इसके लिए ऐसे है, या इसका इफेक्ट हर ऑब्जेक्ट के लिए है, या वो ऑब्जेक्ट जो मैं कर रहा हूँ उनके ऊपर है. तो उन्होंने फिर उसको वेरीफाई किया प्रैक्टिकली करके, और फिर उन्होंने इस को जो है वो एक जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसको फिर उन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में पेश किया कि ये जो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी रीज़न ढूंढ के बताई कि वो डिपेंड नहीं करते मैस के ऊपर, वो डिपेंड कर रहे होते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर. क्योंकि बारी जो चीज़ है वो उसे फिर जल्दी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से नीचे उसकी मूव करेगी, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है. जिसका मैस कम है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी. तो इसलिए वो मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सेम ही स्पीड के साथ वो जो, अगर आपने इसको करना है तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आप एक पेन लें अपना या रेजर ले लें और बुक उठा लें. बुक का मैस और पेन का मैस डिफरेंट है, रेजर का मैस डिफरेंट है. तीनों को आप गिराएं या दो चीज़ों को आप जब फॉल करवाएंगे सेम टाइम के ऊपर उनको छोड़ना है और दोनों हाथों में पकड़ें, दोनों हाथों से रिलीज करें. तो आप देखेंगे कि जब वो ज़मीन के ऊपर टच करती हैं तो सेम टाइम के ऊपर टच करती हैं. आपके फेंकने के जो टाइम है वहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए. मीन्स एक चीज़ पहले फेंक दी है बाद में, बल्कि दोनों सेम टाइम के ऊपर रिलीज किए हैं तो वो सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड को टच करेंगे. तो उसकी वजह वो डिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर. वो फोर्स जो उनके ऊपर अप्लाई हो रही है ड्यू टू अर्थ, और वो फोर्स वेरी, मतलब अब दो मैसेज हैं तो दो मैसेज डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के दो मैसेज के, एक का ज़्यादा मैस है एक का डिफरेंट कम मैस है. तो अब ऐसा नहीं होगा कि जितनी फोर्स वो बैग के ऊपर या बुक के ऊपर अप्लाई कर रही है सेम फोर्स वो जो है वो पेन के ऊपर या रेजर के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता. बल्कि क्या होता है, वो फोर्स अप्लाई होती है मैस की रिस्पेक्ट से. जितना मैस ज़्यादा होगा इतनी फोर्स ज़्यादा होगी, जितना मैस कम हो जाएगा इतनी फोर्स भी कम हो जाएगी. जैसे आपने कोई चीज़ उठानी है, जैसे आपने बैग उठाना है, तो बैग उठाने में उस आपको पता है कि इसके अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं. तो आपने जब उसको उठाना है तो उसको उठाते हुए जब आप उसको पिक करते हो तो आपने उसके मैस की रिस्पेक्ट से आप उसके ऊपर फोर्स, आप अगर आप जैसे आप पेन उठा रहे हो तो आप पेन को उठाने के लिए आपको थोड़ी सी फोर्स चाहिए. तो वही फोर्स जिस फोर्स के साथ आपने पेन को उठाया है, अगर आप उसी फोर्स के साथ उठाना चाहोगे बैग को तो वो नहीं उठेगा. उसको उठाने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए. तो इसी तरह अर्थ भी क्या करती है, पहले मैस जो होता है ऑब्जेक्ट का उसके मुताबिक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. अगर मैस ज़्यादा है तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैस कम है तो उसकी रिस्पेक्ट से. ऐसा नहीं है कि वो जो फोर्स उसे जो है वो बैग के ऊपर लगानी चाहिए वो फोर्स वो रेजर के ऊपर लगा दे, नहीं. रेजर के ऊपर फोर्स वो रेजर के मैस की रिस्पेक्ट से लगाएगी और बैग के ऊपर फोर्स उसके मैस के रिस्पेक्ट से लगाएगी. तो दोनों के मैस की रिस्पेक्ट से फोर्स उनके ऊपर अप्लाई होती है. लेकिन जब वो फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स क्या करती है, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अब जब मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो ड्यूरिंग मोशन वो उनके मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रही होती, बल्कि वो डिपेंड कर रहा होता है उनके एक्सेलरेशन की. उनकी मोशन जो है वो डिपेंडेंट होती है कि वो मूव कर रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग मोशन वो एक्सेलरेशन उनका क्या रहता है, सेम रहता है. वो इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, उनके एक्सेलरेशन के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डायनामिक्स, वो हम स्टडी करेंगे. बल्कि इसमें हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके MCQs हैं. MCQs को बल्कि हम स्टडी करेंगे क्लास के अंदर. हम आ जाते हैं
क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि जो चीज़ें हमने रीड की हुई हैं उसके हम फिलहाल देख लेते हैं, क्योंकि क्लासेस पैरेलल चल रही हैं, तो उसमें हम फिर साथ जो है वो इसके एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, ताकि हमारी जो है वो कुछ चीज़ें अगर समझने वाली हैं तो वो हम डिस्कस भी कर लेंगे वहाँ पे। एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन हम फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन में हम स्टडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने जब स्टडी किया ट्रांसलेटरी मोशन हमने वहाँ पे देखी, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन वहाँ पे जब आप लिखोगे और डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल मीन्स आपके पास कौन कौन सी जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मोशन ट्रांसलेटरी हो सकती है। अब उसकी डेफिनेशन क्या थी कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन, द लाइन में बी कर्व्ड आर स्ट्रेट। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग किसी भी बॉडी की मोशन, वो बॉडी क्या कर सकता है, कर्व हो सकती है, सॉरी वो लाइन कर्व हो सकती है या स्ट्रेट हो सकती है। वो अब वो जो मोशन है लाइन के अलोंग, उसमें क्या है, रोटेशन नहीं होगी, एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव नहीं करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रहा, रोटेटरी मोशन नहीं है, सिर्फ सिंपल सर्कुलर मोशन है, सिर्फ सिंपल रैंडम मोशन है, सिर्फ सिंपल जो है वो लीनियर मोशन है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसकी वेरियस टाइप भी मैंने आपको बता दी, वेरियस टाइप कौन कौन सी है, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव करते हैं, जैसे अगर आप लीनियर मोशन लें तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ फुटबॉल दैट किक बाय अ प्लेयर, तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं ये सारे क्या हैं, लीनियर मोशन की एग्जांपल हैं। इसके बाद आ जाए सर्कुलर मोशन, तो रेलवे ट्रैक के जो टॉय हैं, बच्चों का छोटा सा खिलौना होता है, रेलवे ट्रैक बना हुआ होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है, सर्कुलर लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसके बाद आ जाए आप डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, ये हम सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट की डेफिनेशन आपने लिखनी है, मोशन, मोशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसके बाद सेकंड पे आ जाए सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो मोस्ट टाइप्स ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, आपने एग्जांपल साथ मेंशन करनी है, विदाउट एग्जांपल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ गई रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में आपके पास क्या है, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, ये भी जो है वो टाइप ऑफ मोशन के अंदर गिवन है। इसके बाद आ गई थर्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन विद फार्मूला विद यूनिट आपने इसको लिखना है। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट, अब वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक फिगर बनी हुई होगी साथ पे, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे उसके साथ दो फिगर्स बनी हुई थी, वो फिगर्स आपने मस्ट ड्रा करनी है। ये आप जो है वो पीछे से देखोगे टॉपिक पर, जो टॉपिक हमने पढ़े हुए, मैं इसको जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये आपने कहाँ से लेनी है। इसके बाद आगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड की डेफिनेशन हमने स्टडी की, स्पीड की डेफिनेशन फार्मूला यूनिट, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये साथ मेंशन करना है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर। फिर इसी बात वेलोसिटी की डेफिनेशन, साथ उसकी यूनिट, साथ उसका फार्मूला और साथ उसका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आ जाए लीनियर एंड रैंडम मोशन। ये भी हम टाइप्स ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके हैं। लीनियर मोशन क्या होती है, लाइन के अलोंग मोशन, रैंडम मोशन क्या होती है, और एक ब्राउनियन मोशन है, वो भी आपने उसके अंदर देखनी है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जिगजैग मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसके बाद है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और साथ उनकी एग्जांपल्स मस्ट लिखनी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी की भी डेफिनेशन हमने स्टडी की, वेक्टर की भी हमने स्टडी की, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। इसके बाद आ जाए कैन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये हम जो है वो सारी चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने स्टडी कर लिया कि ये इसकी समझ लिया कि कैसे उसको करना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद फार्मूला लिखना है स्पीड का और वेलोसिटी। ये पहली चीज़ें हम पूरी चैप्टर के अंदर सारी देख चुके हैं, आपने बुक के अंदर इसको सारी ये चीज़ें रिवाइज वाली हैं, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका फार्मूला और साथ उसका यूनिट मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला, सॉरी उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसके बाद आ गया कैन अ बॉडी मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड हैविंग एक्सेलरेशन, यस इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, लेकिन वो हम जो है वो फिर बाद में देखेंगे कि कैसे उसकी इसकी रीजंस क्या है, वो जो है वो क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस करके सारी आपको समझा दूंगा कि उसकी, लेकिन इसका आंसर है यस। इसके बाद हाउ डू राइडर इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट अ रोटेटरी मोशन, बिकॉज वो जो राइडर है वो बैठा हुआ मूव कर रहा होता है किसके अलॉन्ग, वो जो फ्रेम बना हुआ है किसका, वो आयरन का लोहे का बना हुआ जो फ्रेम है वो उसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, वो लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा। लाइन के अलॉन्ग अगर मूव करेगा तो वो लाइन जो दरमियान में वो टच की हुई है सेंटर के, अगर उसके अलॉन्ग मूव करेगा तो जो है उसकी मोशन क्या कहलाएगी, वो रोटेटरी मोशन कहलाएगी। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी मोशन सर्कुलर पाथ के ऊपर है, वो सर्कुलर मूव कर रहा है। वो जो बंदा बैठा हुआ है, आप बैठते हो झूले के अंदर, तो वो झूला जब मूव कर रहा है किस तरह, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो चल रहा है, वो सर्कुलर, तो आपकी मोशन क्या है, सर्कल के ऊपर है, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, आप रोटेटरी मोशन नहीं कर रहे। वो रोटेटरी मोशन अगर हम झूले की देखेंगे तो फिर उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि वो जो उसके साथ टच है फ्रेम के साथ, तो वो कैसे जो है वो आपकी मोशन जो जब जो या वो राइडर जो उस झूले के अंदर बैठा हुआ है उसकी मोशन क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर होती है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद आगे 2.7 स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट। इसको फिलहाल आप रहने दें। 2.8 को भी जो है आप रहने दें, बल्कि इसको 2.8 को देख लें। 2.8 है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। तो इसका जो ग्राफ है वो आपके पास वेरिएबल स्पीड ग्राफ बनेगा, जो कि हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी ये वाला पेज 41 के ऊपर वेरिएबल स्पीड ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे, सॉरी ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, वेरिएबल स्पीड ग्राफ है। तो ये आपने ग्राफ ड्रा करना है और इसका ये वाला जो फार्मूला है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट p इज इक्वल टू आर एस ओवर क्यू एस, ये आर एस ओवर क्यू एस आपने उसी केस में लिखना है जो आपने ग्राफ के अंदर लाइन के साथ जो लिखे हैं क्यू आर एस। अगर पॉइंट आपने चेंज किए हैं तो फिर उसकी रिस्पेक्ट से आप यहाँ पे भी चेंज करोगे। तो स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज मीन्स ऊपर की तरफ, ये देखें यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया आर एस, और रन क्या है, आगे की तरफ जा रहा है क्यू एस, तो नीचे राइज ओवर रन आर एस ओवर क्यू एस। तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वेरिएबल स्पीड ग्राफ है, और उसके साथ इसका ये वाला फार्मूला आपने लिख देना है। ठीक है, मजीद इसको आगे वैल्यूज ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वैल्यूज दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर फिर आपने जो है वो मेंशन करनी है, अदरवाइज आपने सिर्फ उसकी ये वाला ग्राफ ड्रा करना है। ये माइंड में रखना है बच्चे जो है वो, जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप फिर उस टाइम कंफ्यूज होते हो, आप पीछे वाली ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आप ड्रा कर देते हो, ये इस तरह का जो ग्राफ्स हैं ये वाले, तो ये वाले ग्राफ ड्रा नहीं करना है, बल्कि कौन सा ग्राफ ड्रा करना है आपने ये वाला, ये इसको आपने बिल्कुल तैयार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर इसके बाद आ जाएं, आपके पास नेक्स्ट है, next item, which of the following can be obtained from the speed time graph of a body, initial speed, final speed and acceleration। सारी चीज़ें जो है वो हम स्पीड टाइम ग्राफ से, all of these quantity और we can obtain initial speed भी हमें मिल सकती है, final speed भी हम find कर सकते हैं, speed डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम टी भी हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, हम सारी चीज़ें जो है वो हम ऑब्टेन्ड होती हैं हमें स्पीड टाइम ग्राफ से। हम इनिशियल स्पीड भी हमें पता चल जाती है, फाइनल स्पीड का भी हम पता चला सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड होता है वो पता चल जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो ग्राफ की मदद से हमें मिल सकती हैं। मोस्टली जो हम फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं जी डिस्टेंस, मोस्टली एक्सेलरेशन हो गया, या फाइनल स्पीड भी हम जो है वो निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो वो उससे क्वांटिटीज़ कौन सी निकालनी है,
अगर आपके पास जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसकी मदद से हम जो है वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन कौन सी चीज़ें उससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब ये हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में स्टडी किया था। इसका आप पे आ जाएं पेज, एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएं, पेज नंबर है 33 जो मेरे पास है, या वेक्टर के बाद वाला जो आपका टॉपिक है पेज 34 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएं, एग्जाम्पल 2.1 से पहले जो लिखा हुआ है इसमें आपने ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने ये यहाँ से, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपने एक एरो बनाया, उसके एक साइड पे ए लिखा, दूसरी साइड पे बी, और ये वेक्टर आ गया। साथ उसकी जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, graphically a vector can be represented by a line segment with an arrow and a head। जब यहाँ पे फिगर नंबर लिखा हुआ आपने फिगर नंबर नहीं लिखना, साथ आपने बता देना है कि इन अ फिगर द लाइन ए बी with a head arrow at a arrowhead at a b represent the vector v। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव, टोटल जो लेंथ है वो हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, वेक्टर का कितना साइज है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाले आपने ड्रा करना है, और उसके साथ आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देना है अगर ज़रूरत आपको पेश आती है। ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाली, ये यहाँ पे ये वाली नहीं लिखनी आपने, ये जो मैंने अभी मेंशन की। ठीक है, ये नहीं लिखनी, बाकी आपने उसमें सारा ये यहाँ से इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पे सेकंड लाइन जो थर्ड लास्ट लाइन है वहाँ तक आपने इसको लिख देना है। ठीक है, ताकि अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसने एरो देखा, वैसे एग्जामिनर आपका जो एरो आपने साथ ड्रा किया, ये जो फिगर ड्रा की है, ये देखने के बाद समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट है ग्राफिक का। लेकिन ये जो अगर किसी को मजीद उसमें आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना है या देखना है कि आपको आया कि पता भी है कि नहीं, तो फिर वो इस चीज़ को रीड करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएं आप, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा लास्ट को, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities। तो इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लें अगर आपने करना है, साथ आप नोट कर लें या इसको याद कर लें। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज हैव अ फैक्टर ऑफ डायरेक्शन। उसमें एक फैक्टर होता है डायरेक्शन का, जिसकी वजह से हम वेक्टर क्वांटिटीज को सेम लाइक स्केलर क्वांटिटीज के ऐड नहीं कर सकते। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटी, special arithmetic rules used, that for example head to tail rule, resolution of forces, तो ये दोनों जो है एटसेट्रा आगे आप मेंशन कर लोगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज की तरह वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती, बिकॉज उसकी वजह, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, साइज होता है, नंबर होते हैं, तो वो सिंपल हम 2+2 4+5 3+2 कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, तो जहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है उसको फिर हम सिंपली जो है वो नंबरों की तरह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं। मीन्स एक नॉर्थ की तरफ है, एक साउथ की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ है। अब हम फिर क्या करते हैं, तीनों उन वेक्टर्स को, जो भी जितने वेक्टर्स गिवन है उनको ऐड करने के लिए हम डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हैं, हम लाइंस ड्रा करते हैं, हेड टू टेल रूल्स की मदद से उसे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे, चैप्टर 3 के अंदर भी इसका टॉपिक है, चैप्टर 4 में भी हम देखेंगे। तो वहाँ पे हमें मजीद जो है वो हेड टू टेल रूल कैसे जो है वो अप्लाई होता है वो इंशाल्लाह जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएं, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट कैसे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर, जहाँ पे भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, हमें डेली लाइफ में हर जो है वो टाइम या कहीं पे जाना है, किस तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, हमने एरो लगे होते हैं, आपने किसी गली के अंदर जाना है, तो
जहाँ पे भी आप जाते हो, बाजार मार्केट के अंदर जाते हो, किसी चीज़ का आपको नहीं पता, किसी जगह का लोकेशन का, तो वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर देखो, तो वहाँ से आप जो है वो इंडिकेट कर सकते हो कि किस तरफ आपने, वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपने इस तरफ जाना है, किस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी। ड्राइव द मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सल, ये जो है वो हमने नहीं किया, तो ये जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो क्लास के अंदर जो ऑनलाइन होगी स्कूल के अंदर, उसमें हम देखेंगे इसका आंसर। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद है 2.14 स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। ये क्वेश्चन भी एग्जांपल है एक, तो वो भी जो है वो हम इंशाल्लाह जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो रिवीजन थी चैप्टर की, क्वेश्चन कुछ थे वो हमने कर लिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप जो है वो क्लास के अंदर मेरे से डिस्कस कर लेना। बाकी रह गए प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स भी हम जो है वो ऑनलाइन क्लास के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम जो है वो इसको कोशिश करेंगे कि सारे हमारे पास हो जाएं। और जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी हम वहाँ पे करेंगे। एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह फर्स्ट जो क्लास होगी चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें हम चैप्टर 2 को टच करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपने रिव्यू कर लेनी है। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से आप उसको कर सकते हो। कोई क्यूरी होगी तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।